आखिर कोई तो मजलूम कश्मीरियों की भी आवाज सुने। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें जिंदा रहने का हक नहीं है? क्या जब हम ऐसे ही अपने बुनियादी हकूक लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे तो हमें शहीद कर दिया जाएगा? वतन की मिट्टी में जो खुशबू बसी है उसी से मेरी पहचान बना देना। मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं मेरे यारो, मेरे लहू से शाने वतन सजा देना। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों, ऐसा आर्टिकल आपके सामने लेकर आया हूं कि उससे आपको यह पहचान मिल जाएगी कि भारत में जितनी भी चीजें होती हैं वो षड्यंत्र होती हैं, साजिश होती हैं, ढोंग होती हैं। एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, मैं मानता हूं इस बात को कि कुछ लोगों को मैं कड़वा लगूंगा, लेकिन वो कहावत है ना दोस्तों कि दरख्ते नीम हूं, मेरे नाम से घबराहट तो होगी, मगर हवा ठंडी ही दूंगा, बेशक पत्तों में कड़वाहट तो होगी। तो बात मैं सही ही बताऊंगा, हो सकता है वो बुरी लग जाए, क्योंकि डोवाल साहब की एक डॉक्ट्रिन है कि आप बात पर अड़े रहिए, बात ठीक करिए, और रिजल्ट जब आता है तो जनता समझ जाती है। ध्यान रखना, आपको एक स्टोरी आज डोवाल साहब की भी सुनाने वाला हूं। आपके रुए ना खड़े हो जाएं तो मेरा नाम बदल देना मेरे प्यारे भाई। ध्यान रखना, चीन अमेरिका से नहीं डरता, लेकिन हमारे जाबाज शेर से डरता है, जिसका नाम है अजीत डोभाल, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। मैं आऊंगा कहानी लेके, इसमें लाया हूं। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा। पहले कुछ चेहरों पर लगे नकाब को बेनकाब तो कर दूं। ध्यान दीजिएगा आर्टिकल पे मेरे प्यारे जाबाज। ये चेहरे जितने भी आपको दिख रहे होंगे, बहुत ध्यान से इनको पहचान लीजिए। ये वही चेहरे हैं जहां गाजा, पैलेस्तीन, अगर कोई किसी में चांटा भी मार दे भारत में मोहल्ले में, तो सबसे पहले यही सक्रिय होते हैं। इनके ट्वीट आते हैं। आज कुछ भारतीय जो पाकिस्तान के द्वारा घेरी हुई जमीन में हैं, आज दोस्तों उनके साथ नरसंहार हो रहा है। पाकिस्तान लिटरली डूइंग द जेनोसाइड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, एंड नोबडी इज स्पीकिंग अ सिंगल सेंटेंस फॉर देम, एंड दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। यही मैं आपको चेहरा बेनकाब करना चाहता हूं कि आज गाजा पर रोने वाले, हल्ला मचाने वाले, मातम करने वाले, ऑल आइज ऑन राफा पर बोलने वाले, आज नरसंहार हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्ट शूट एट साइट के ऑर्डर हैं। 1 करोड़ का इनाम रखा गया है किस पर? जैक के लोगों पर, आवामी मोर्चा के लोगों पर 1 करोड़ का इनाम है कि कहीं भी दिखे शूट एट साइट ऑर्डर है। यह क्या है? यह एक कौम का जेनोसाइड है, और इस तरीके से अगर कोई देश करता है तो उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। लेकिन क्या यही सिर्फ दोषी है? नहीं, जितनी भी वेस्टर्न मीडिया है मेरे दोस्त, जितनी भी पश्चिमी मीडिया है, बोल नहीं रही कोई। पाकिस्तान ने ब्लैकआउट कर रखा है, बिजली बंद है, इंटरनेट बंद है, जिससे कोई फुटेज बाहर ना जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत नरसंहार की स्थिति है। 200 से ज्यादा लोगों को आर्मी मार चुके, शूट करके। मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूं दोस्तों, रो रहे हैं घर वाले, उनको बॉडी नहीं उठाने दे रहे। देश में ये क्या? इसलिए हमने क्या कहा कि अगर गंद कहीं आएगी अच्छी जगह पे तो वो गंद फैलाएगी। वो भारत के हिस्से पर कब्जा करके बैठे हैं, और इस चीज का इल्जाम भुगत रहे हैं वो लोग जिन्होंने पहले आवाज नहीं उठाई। पहले आवाज उठाई लेकिन उस लेवल पर नहीं उठाई। आपको एक चीज बता देता हूं, 1947 के बाद पाकिस्तान के द्वारा किसी भी कौम पर किया गया यह दूसरा सबसे बड़ा आक्रमण है। और आज गिलगित बल्तिस्तान के लोग कह रहे हैं कि 1971 को यह भूल गए। इसी तरह से आर्मी ने वहां की महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, वहां के लोगों को मारा, जमीनों को कब्जा कर लिया। यही आज होने जा रहा है। ध्यान रखना, इसका पाकिस्तान की आर्मी का इतिहास है मेरे प्यारे भाई। यह ऐसे ही करता है, और तब भारत बीच में आया था। आज भारत कहता है कि यह तो भारत की जमीन है, तुम खाली कर दो। आज मैं दिखाऊंगा अपने आर्मी चीफों की बातें भी आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। आज ये क्या आलम है पाकिस्तान के अंदर, और यहां पर 1 करोड़ का इनाम रखा गया है जनता आवामी मोर्चा के लोगों के लिए कि दिखते ही गोली मार दो। यह है, देखिए, ध्यान दीजिएगा आप इस बात को। लेकिन इनमें से आप कोई नहीं बोल रहा। मुफ्ती, ये क्या कहते हैं, महबूबा मुफ्ती, सबसे पहले सेपरेटिस्ट को, हुर्रियत को सपोर्ट करने वाली, आज मुंह में से जबक नहीं खुल रही है। ये वही है जो आर्मी वाले कश्मीर में आ जाते हैं और कहते हैं यहां दंगा नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं आर्मी अत्याचार कर रही है। आज नहीं बोल रही है, आज नहीं बोल रही बगल में क्या हो रहा है, और वेस्टर्न मीडिया तो कवर ही नहीं कर रही है। देखिए, मैं आपको झूठ भी दिखाऊंगा अभी, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, देखते जाना आप। देखिए ये क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग। शौकत नवाज मीर कह रहा है, टॉप लीडर ऑफ पीओके बेस्ड जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी जैक, orders have been issued, open direct fire on the members of Jammu and Kashmir Awami Action Committee wherever they are seen। जहां भी वो दिख जाएं, शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए। किसने? आसिम मुनीर की आर्मी ने। उनको पूछा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं यहां तो ऐसे ही होगा, क्योंकि हाफिज सईद को, जैसे मोहम्मद को, मुजाहिदीन को वहां दोबारा स्टेब्लिश करना है। भारत बढ़ कैसे रहा है? भारत ने कैसे यह कह दिया कि 2047 तक वो डेवलप नेशन बन जाएगा? हमारे होते हुए हम कीचड़ में रहें और तुम स्वर्ग में पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि आपको पता है, जिसमें खुद आगे बढ़ने की काबिलियत नहीं होती, वो दूसरे का पैर खींचता है। ये आदत उसको आगे नहीं ले जा सकती। पाकिस्तान क्या करता है, उसको पता है कि मेरे यहां आतंकी रहते हैं, मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन हिंदुस्तान को पीछे खींच सकता हूं, बराबर में रहेगा। यह बात आप ध्यान रखना। मैं देखिए यहां पर ये जितना भी नरसंहार हो रहा है, पता है क्या हो रहा है? वहां जो भी अपने लिए रोटी, बिजली, पानी जो भी मांग रहा है, उसको डायरेक्ट रॉ का एजेंट बता दिया जा रहा है
कि ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया के खुफिया एजेंट है। देखिए फोटो जारी कर रहा है, ये वहीं के लोकल लोग हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं। उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि इनको रॉका एजेंट बता रहे हैं। मुझे लगता है धुरंधर से गलतफहमी अभी जा नहीं रही है इसकी। यहां देख लीजिए पाकिस्तान स्पाई एजेंसी। मैं आपको एक फितना अल हिंदुस्तान के बारे में भी बताऊंगा, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। यह प्रोपेगेंडा कल बस्ट हुआ है, ध्यान रखना मेरे भाई। देखिए ये आलम है कहां पर, गिलगित बल्तिस्तान में, और सबसे ज्यादा मातम कहां पर है, रावलकोट में, उसके बाद मुजफ्फराबाद, कोटली, इन सब जगहों पर हालत बहुत खराब है। मतलब आप समझिए क्या मातम हो। देखिए हद की बात क्या है, आप शॉक्ड रहिए इस बात को सोच के कि कोई भी वेस्टर्न फ्रंट बोल नहीं रहा है। अब थोड़ा सा कौन बोला था यूके में कुछ नेताओं ने, मंत्रियों ने साइन करके दिए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो पीओके के कुछ लोग यूके में हैं, वो यूके में प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूके को इस्लामिक कैपिटल ऑफ यूरोप बताया जाता है, वहां इतने लोग हैं इनके। वहां जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो शहबाज शरीफ क्या कहता है, देखिए घरेलू मामला है, दखल मत दो। अंग्रेजों को बोल रहा है घरेलू मामला है। जब हम कहते हैं कश्मीर में हमारा घरेलू मामला है, तो यह कहां पहुंचता है, अमेरिका पहुंचता है, यूनाइटेड नेशन में। यानी अपने कर्मों की सजा आदमी को भुगतनी पड़ती है, जैसा करेगा वैसा भरना पड़ता है। ईश्वर भी कोई चीज होती है। यहां देखिए ना, घरेलू मसला है, दखल मत दो। पीओके पर ब्रिटेन की फटकार के बाद बौखला गया पाकिस्तान, मना कर रहा है कि मत करो ये। अब मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, ये देखिए। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान नहीं चाह रहा है कि भारत आक्रमण करे? पाकिस्तान हर दिन भारत को भड़का रहा है, पूरे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के साथ कह रहा हूं आपको। एवरी सिंगल डे पाकिस्तान इज प्रोवोकिंग इंडिया टू अटैक, कि आप हम पर अटैक करिए। पता है क्यों? क्योंकि ये जनता जो भड़की हुई है, जो भूखी है, जिसको संसाधन नहीं मिल रहे, वो एकदम से सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा देशों के प्रति। क्योंकि इनका पुराना फॉर्मूला है ये, कि जब भी लगे कि सरकार को प्रॉब्लम है, आर्मी को प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के साथ कुछ लड़ाई कर दो, तो जनता सारी इनकी तरफ हो जाती है। अब वहां भुखमरी है, खाने के बांधे हैं, तो अब किससे लड़ना है? हिंदुस्तान से लड़ना है। इसलिए वो चाहता है कि एक हल्का सा अटैक भी इंडिया कर दे तो तुरंत जाकर आईएमएफ में बैठ जाऊंगा कि साहब देखिए हमारे यहां भुखमरी पड़ी है, हिंदुस्तान ने हम पर आक्रमण कर दिया। सारी की सारी जनता किसकी तरफ हो जाएगी? इन्हीं ड्रामाखोरों की तरफ, आसिम मुनीर की तरफ। आप देखिए ना, आप ऑपरेशन सिंदूर के चश्मदीद गवाह हैं। कितना बड़ा प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया और जनता को बता दिया कि हम जीते। आज जनता को पता चल रही है, उस समय तो बहुत ऐसे ऐसे कर रहे थे ना तुम लोग, अब तुमको पता चल रही है ना कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हाल हुआ होगा इसका। अब मेरे दोस्तों, कल यहां पर ड्रोन देखा गया है। ड्रोन आया, और ड्रोन क्यों आ रहा है? सर्विलेंस देख रहा है। क्या एलओसी पर हम कुछ कर सकते हैं क्या? पहले 24 घंटे ये शेलिंग करते थे, शेलिंग, मोर्टार से यहां पर बम विस्फोट करते थे। सीज फायर का उल्लंघन चलता था 24 आवर। अब नहीं हो पा रहा है। अब तो खोपड़ी खुल जाएगी 1 मिनट में, क्योंकि जाबाज ऊंचाई पर बैठे हैं भारत के, और निशाना इनकी खोपड़ी पर है सीधा। देखिए कल ड्रोन देखा गया पुंछ के सेक्टर में, और फिर बाद में चेकिंग की गई है कि कुछ ड्रग्स वगैरह, कुछ नशापत्ती तो डालने नहीं आया है। लेकिन नहीं, मैंने उस दिन कहा था आपको आर्टिकल में कि अब तो फूंक मारकर एक तिनका भी बॉर्डर में नहीं घुसा सकते, अब तो हमने बॉर्डर ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस पर तुरंत हमारे जवानों ने फायरिंग करी है, और चूंकि ये थोड़ा पीछे था, एलओसी के बफर जोन में था, तो तुरंत वहां से भाग गया देख के, ओहो ये तो चाकचौ बंदे, हमको तो पेल देंगे अगर हम थोड़ा सा भी झुके तो। समझ गए मेरे भाई? तो ये पाकिस्तान सिर्फ चेक करना चाह रहा है कि कुछ ऐसी हरकत कर दूं जिससे मेरे ऊपर आक्रमण कर दे। इंडिया भी करेंगे। वो मूवी देखी है आपने, सौदागर? उसमें राजकुमार का एक डायलॉग है कि हम तुमको मारेंगे लेकिन वक्त पर मारेंगे, जमीन तुम्हारी ही होगी लेकिन मार हमारी होगी। ये डायलॉग है उसका, और यही चीज इनके साथ असर होगा। इनको पीओके और बल्तिस्तान भारत को देना है, मतलब देना है, साफ बात है। पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई बोलता है इस बात को, तो हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, यह है पाकिस्तान का असली चेहरा। क्यों हो रहा है ये? इंडिया कॉल्स फॉर रीथिंक ऑन यूएन सैंक्शंस। इनको गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में आतंकवादी बिठाने। क्यों बिठाने? कि चीन का वहां से सामान जाता है, वहां पर सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। तो बीआरआई के पार्ट पर वहां आस पड़ोस में ये बंकर बनाएंगे किसके? आतंकवादियों के, और उसको कहेंगे चीन को कि हम तुम्हारे को सेफ्टी दे रहे हैं। अब सेफ्टी के बदले इनको पैसा देना होगा चीन को। अगर चीन पैसा नहीं देगा तो यही उड़ा देंगे उनके आदमियों को। तो जिंदगी भर की एक नौकरी फिक्स हो जाएगी कि चीन का सामान कभी रुकेगा नहीं, सेंट्रल एशिया यूरोप तक जाएगा, और ये आतंकवादी यहां रहेंगे, इन पर पैसा भी रहेगा, चीन से आएगा, भारत में आक्रमण करेंगे, भारत में इंसर्जेंसी फैलाएंगे, बढ़ने नहीं देंगे, और खाने के लिए कमी नहीं रहेगी क्योंकि पैसा होगा सुरक्षा के नाम पर कि चीन को सुरक्षा दे रहे हैं। इस चीज को भारत जान चुका है। इसीलिए भारत ने क्या कहा? सीपैक में पैसा लगाना, चीन अपने बलबूते लगाना, क्योंकि हम उसको तोड़ेंगे, आज नहीं तो कल तोड़ेंगे। भारत, मैंने आपको कहा था ना, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, किसी की जमीन नहीं लेते, लेकिन भारत ने 12 न्यूक्लियर पेलोड अपनी मिसाइलों में सेट कर दिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब सीपैक को लेंगे तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, किसी पर 10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड हो, किसी पर 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूक्लियर एक ही काफी है, तबाही के लिए एक ही काफी है। भारत पर कितने? 190। तो डरने की तो दूर दूर तक जरूरत ही नहीं है। भारत ने यह कहा है कि अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान, और यूनाइटेड नेशन में कहता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है।
तो कल ऐसी मतलब बेइज्जती तो खैर हर आदमी की होती है लाइफ में, किसी ना किसी की कहीं ना कहीं होती है, लेकिन जिसकी किस्मत ही बेइज्जती से लिख गई हो उसका नाम है पाकिस्तान। कल इतनी बेइज्जती हुई है और सारे फुटेज दिखा के कहा है कि देखिए अफगानिस्तान की क्या हालत कर रखी है। भारत अफगानिस्तान के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया है और कल क्या कही है भारत ने कि यूएन को रीथिंक करना चाहिए कि अफगानिस्तान को प्लीज वो सैंक्शंस जो लगे हैं उनको हटाएं, क्योंकि उनकी वजह से ना दवाइयां जा पा रही, ना खाने पीने का सामान जा पा रहा है, वहां पे भी लोग रहते हैं। भारत ने अफगानिस्तान का पूरा बर्डन अपने ऊपर लिया है। 43% जो ट्रेड है, जो सामान है अफगानिस्तान से भारत खरीद रहा है और बाकी जो मेडिकल है, दवाइयां हैं, वो भारत भेज रहा है अफगानिस्तान को। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, ये अफगानिस्तान में मौतें परोस रहा है एयर स्ट्राइक करके और भारत जिंदगियां देता है अपनी दवाइयां और मेडिसिन बेच के। ध्यान रखना। ये देखिए, ये भारत की मिनिस्ट्री है, वो कह रही है जो किलिंग हो रही है पीओके में प्रोटेस्ट के दौरान, उसमें सारी मीडिया को इसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, इस पर यूएन सैंक्शंस लगने चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान को खाली करना चाहिए। भारत से डरा चीन मलक्का स्टेट को बाईपास करने के लिए पाकिस्तान बनाएगा सबसे बड़ी। अब आपको पता है, आप कह रहे होंगे सर सीपैक खत्म भी हो जाएगा तो क्या सिचुएशन है? नहीं, वहां दूसरा रोड बन रहा है सीपैक में ही होके, गिलगित बल्तिस्तान में होके। पता है क्यों? क्योंकि भारत, मैंने आपको कहा था ना दोस्तों, कुछ लोग जहां सोचना शुरू करते हैं खत्म कर देते हैं, वहां से कुछ लोग सोचना शुरू करते हैं। भारत क्या सोच रहा है? देखिए, भारत ने सोचा है अंडमान निकोबार में हमने प्रोजेक्ट लगा दिया। अंडमान निकोबार 100 किलोमीटर की दूरी से है मलक्का स्टेट से। मलक्का स्टेट जानते हो, विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी रास्ता, वो भारत से 100 किलोमीटर दूर है। यानी जैसे आज ईरान हॉर्मुज पर बैठा है, एक भी देश को निकलने नहीं दे रहा, भारत की ट्राई कमांड है वहां पर, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, तीनों है वहां अंडमान निकोबार में। तो मलक्का स्टेट से 80% व्यापार होता है किसका? चीन का। तो चीन को पता है कि अगर सीपैक पर मैं ज्यादा 3-5 करूंगा और भारत से लड़ूंगा तो भारत क्या करेगा? मलक्का स्टेट को रोक देगा और मेरी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। यह जियोपॉलिटिक्स आपको समझनी होगी कि भारत ऐसे डिसीजन क्यों ले रहा है कि हम अंडमान निकोबार में प्रोजेक्ट बनाएंगे। उस पर देखिए अपोजिशन पार्टियां कितना वो कर रही हैं, करे वहां जाकर क्या कर रहे हैं, यहां कर दीजिए, दिल्ली में कर दीजिए। अरे जितनी सोच होगी उतना ही सोचेंगे। कभी राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रवादी होकर सोचेंगे तो समझ में आएगा। ये हमारे डेलीगेट यूएन में बहुत करारा जवाब दिया है, रबड़ी सी खाता हुआ गया है पाकिस्तान कल यूनाइटेड नेशन से। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना, ये ड्रोन हमको कल मिले हैं, इनको इंटरसेप्ट किया है, इन पर फायरिंग भी करी है हमारी आर्मी ने, हम तैयार हैं। अब आपको आर्मी की बात बता देता हूं, देख लेना। आप कह रहे होंगे ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा क्या? हम करना नहीं चाहेंगे लेकिन होगा। क्यों? क्योंकि उसके बिना अकल कैसे ठिकाने आएगी? अगले को तो पिटना है ना। देखिए ना, इंटरव्यू में आर्मी गियरिंग अप फॉर 2.5 फ्रंट चैलेंज, क्लैरिफाई कर दिया एकदम। भारत क्यों कह रहा है ऐसा? भारत किसी ऐसा नहीं कहेगा कि हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार, नहीं, हम 2.5 फ्रंट के लिए तैयार हैं। ध्यान रखना मेरे दोस्त, पहले यह 0.5 फ्रंट जो होता था वो भारत के अंदर होता था, अब ऐसा नहीं है। भारत के अंदर तो अब खलबली है, स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन ये जो 2.5 फ्रंट है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये है 0.5 फ्रंट, यानी इसको 2 रास्ते दिए गए कि तुझे भारत चाहिए या चीन। इसने चीन को स्वीकार कर लिया, यह चीन की तरफ गया और 100% गया। पता है क्यों? क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर पर बंगाल की तरफ से हमने बंद कर दिया इनका जो घनघोर गोरख धंधा था, वो बंद कर दिया ममता बनर्जी के जाते ही। फेंसिंग हो गई, बीएसएफ खड़ी है, एक पत्ता भी अंदर नहीं आ सकता। तो इनका तो सारा व्यापार ठप हो जाएगा आतंकवाद का, वहां से घुसपैठियों का, रोहिंग्या भेजने का। इसलिए चिड़के चीन की तरफ चला गया। हमने कहा जा, ठीक है मेरे भाई, 0.5 में ये आएगा। एक ये है सबसे बड़ा दलाल, 1 पाकिस्तान। हर समय लगा बांग्लादेश से भी नहीं जा पा रहा हूं, अपने यहां से तो जा ही नहीं पा रहा हूं, तो जाऊं कहां? पानी में से जाऊं क्या? आजा बेटा, पानी में ही दबोच देंगे। ध्यान रखना इस बार ये चीन है दोस्तों, चीन फंस गया है। अब भारत, जैसे भारत को फंसाना चाहता था ना चीन फंस गया उल्टा, कि सीपैक पर जब भारत बोलेगा कि इसको हटाओ और अगर 3-5 करेगा तो मलक्का स्टेट पे हम बैठे हैं अंडमान निकोबार में, वरना आराम से उसको खत्म करेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान हमारी टेरिटरी है, भारत की टेरिटरी है, ध्यान रखना। भारत ने यह चाल चल दी है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए ये कोबरा कमांडर्स हैं। आप कहेंगे सर ऑपरेशन सिंदूर अगर 2 होगा तो कुछ तैयारी भी है या ऐसे ही है? भारत कभी बिना तैयारी के नहीं रहता प्यारे जाबाज, इस तैयारी से ही तो फट गई है पाकिस्तान की भी और चीन की भी। दिखा देता हूं आपको, देखिए ना, बीएसएफ टॉक्स प्लान नम। कल मीटिंग हुई है 8 तारीख को दिल्ली में, बांग्लादेश और भारत के फौजियों के बीच। किस पर? बांग्लादेश बॉर्डर की इन्फिल्ट्रेशन पर, घुसपैठ पर। और वहां पर भारत ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हम ऐसे ही पुश करेंगे। आप बोलिए क्या बोलते? वो कह रहे हैं भाईजान ऐसे पुश मत करिए, कि ऐसे ही करेंगे, क्या उखाड़ लेगा। और चुपचाप इसी पर बात हुई है कि बांग्लादेश में जो घुसपैठिए भारत में आए हैं, भारत से उनको ऐसे ही पुश किया जाएगा और आप अपने डॉक्यूमेंट बना लीजिए। इसी पर बात खत्म हुई है, आपको बता रहा हूं। और भारत एकदम मुस्तैद है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यहां देखिए तैयारी बता देता हूं आपको। ऑपरेशन सिंदूर में 21 भैरव बटालियंस, इनसे धर कांपता है जमाना। ओम भैरवाय नमः। भैरव बटालियंस 21, ध्यान रखना। घातक प्लाटून्स, इनको 25 घातक प्लाटून्स, क्रिटिकल यहां पर टैक्टिकल लेवल के सारे वेपन, 380 असनी ड्रोन्स प्लाटून्स, यहां पर 34 दिव्यास्त्र बैटरीज, 25 शक्तिमान रेजिमेंट्स, ये सब डिप्लॉयड हैं बॉर्डर के पास। अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है तो आ जाना। यह भारत की तैयारी बता रहा हूं आपको।
आपको लगता होगा कि एक साधारण सा फौजी है, हमारे गांव में है, फौज में नौकरी करता है, न जाने क्या करता है। जब वो नौकरी पर चला जाता है तो वो खूंखार शेर बन जाता है। जब वो घर आता है तो वो आपके घर का मेंबर है। ध्यान रखना, यही भारत की डाइवर्सिटी है, आप इसको मत भूल जाना मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, एक चीज दिखाना भूल गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमने जोजिला टनल बना दिया है, यानी 3 से 6 घंटे में धीरे धीरे जोजिला टनल, जो लद्दाख से कश्मीर पहुंचते थे, कितनी देर में पहुंचेंगे? इमेजिन करिए ना, 15 मिनट। कितने? 15 मिनट। अब अगर लद्दाख में कुछ होता है चीन की तरफ से, कश्मीर से हम कोई भी चीज, कितना भी अपना एम्यूनेशन, हथियार, जो भी कुछ डेवलप कर सकते, कितने में? विद इन 15 मिनट्स। नयोमा एयरवेज हमने बना दिया लद्दाख में, ध्यान रखना। समझ गए प्यारे भाई? आप भारत के लेवल पर देखिए कि क्या काम हुआ है, आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं, देखिए एक स्लाइड लेके आया हूं आपके सामने, इन महोदय की बात भी बताऊंगा। उसमें कहते हैं कि आप विकास इस टाइप से करिए, राष्ट्र को इतना मजबूत और सुरक्षित कर दीजिए कि कोई बुराई भी करे तो उसमें जनता उसको घेर ले। दिखाऊं आपको कैसे, देखिए ना एक बार प्लीज। विकास इतना करो कि विरोधियों का विकास से ही समस्या होने लगे, इतना ज्यादा विकास कर दो कि उसको विकास से ही समस्या होने लगे। देखिए दोस्तों, सरकारों पर सवाल उठाए जाने चाहिए, कोई भी सरकार हो। ऐसा नहीं हम किसी सरकार का फेवर करेंगे, नहीं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। जो राष्ट्र के साथ रहेगी सरकार, हम उसके साथ खड़े हैं सीना तान के। हम किसी के तलवे नहीं चाटेंगे, किसी को अननेसेसरी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो देश के साथ खड़ा है उसके लिए हम देशवासी खड़े हैं। अब देखिए ना यहां क्या हो रहा है, ये विभिन्न, इससे तो पता नहीं, इसको तो बात क्यों करते हैं जब इसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ज्ञान कैसे बांटे, क्योंकि वहां तो इसकी कोई सुनता नहीं है, वहां तो पीटेंगे। तो भारत में लोग हैं, कुछ एक तबका है जो इसकी बात सुनेंगे। आप जानते होंगे कौन सा तबका है, लिख देना कमेंट सेक्शन में। ये लोग बोलते हैं विकास को देखा, देखिए इनके क्वेश्चन देखिए, सरकार से सवाल करो, विकास पर बहस करो, प्रोटेस्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन देश में, जहां देश स्तर पर अगर कोई विकास हो रहा है, आप सिर्फ विरोध करने के चक्कर में उस डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। यह देश के खिलाफ बात है। देखिए ना, यहां एक ये बंदा कहता है हर किसी के पास कार नहीं है इसलिए हाईवे की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे पास कार नहीं है तो आप रोड मत बनाइए, उसमें पैसा क्यों खर्च करना। बुद्धि देखिए, इस स्तर के लोग हैं और इनको लोग सुनते भी हैं। यहां देखिए दूसरा, सड़कें पानी चुराने के लिए बनाई जा रही हैं, पानी चुराने के लिए सड़कें बनाई जा रही। भारत में पानी की कमी है। गंगा, यमुना, संगम, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये भारत में है। पानी की कमी है भारत में। यहां देखिए, ये क्या कहते हैं, मेरठ से प्रयागराज 6 घंटे पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, इतना फास्ट रोड बनाने की जरूरत क्या है? जल्दी पहुंच के वहां करेंगे क्या? हंसिए ना। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कमेंट में कमेंट जरूर करना कि ये क्या चीज है। क्या ये सरकार का विरोध है? नहीं, ये देश के डेवलपमेंट का विरोध है मेरे प्यारे भाई। देख लेना आप। थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा, इन दोनों महिलाओं का सम्मान करते हुए बोलना चाहता हूं कि दीदी, आंटी, कुछ तो करिए अपनी लाइफ में, कुछ तो ऐसा करिए कि कोई राष्ट्रवादी खड़ा होकर आपके बारे में बोल सके पूरी ताकत से कि हम इनके साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने देश के लिए यह किया है। आप तो जिस देश का खा रहे हो उसी थाली में छेद करना चाहते हो। आप राष्ट्र के साथ खड़े रहिए, कोई किसी आदमी के खिलाफ आप बोलिए, हमको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन देश के खिलाफ आप काम करते हैं, फिर सीना खोलता है। और वही है ये। देखिए, अब एक गठबंधन बन रहा है और उस गठबंधन में सारे लोग हैं। एक भारतीय जनता पार्टी को इधर कर दो, बाकी सारे लोग हैं उस गठबंधन में, और ये विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि अब चोरी नहीं करेंगे, अब अच्छे से रखेंगे, 100% नौकरी दे देंगे। जबकि ये सब सरकार में रह चुके हैं, सब एक तरफ से कर नहीं पाए कभी, लेकिन अब करने की बोलते हैं। तो क्या है, सीधा सेंटेंस क्या है? अगर कोई थोड़ा सा भी जागरूक व्यक्ति है, वो क्या सोचता है कि ये सत्ता के लिए, लालच के लिए इतना जोर लगा रहे हैं, राष्ट्र से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है इनको, कि ये कुर्सी कैसे वापस आए। हर कोई समझ जाता है आज की तारीख में, उतना समझाने की जरूरत नहीं है। इनसे ज्यादा तो ये आदमी कर देता है भारत के लिए। पता है क्या कहा है इसने कल? इसको पता है कि भारत में और चीन में चली हुई है, तो इसने कहा है दुनिया में इस समय 4 महाशक्ति हैं, अमेरिका, रूस, भारत और चीन, और चारों को मिलकर काम करना चाहिए, भारत और चीन को आपस में बनाकर रखनी चाहिए, ये बोला है। समझिए भारत किस स्तर पर खड़ा है आज विश्व में। 200 देश हैं, 200 में हम 4 में खड़े हैं जो महाशक्तियां हैं। अपने आप को धीरे धीरे उठाना होता है। ध्यान रखना, तुरंत खिला हुआ गुलाब और बार बार आने वाला जुलाब दोनों खराब रहते हैं। आप जितना मजबूती से धीरे धीरे फाउंडेशन बनाओगे, उतनी ही ज्यादा आप में पावर होगी। भारत ने फाउंडेशन बनाया, देखिए हमारे पास 172 थे, 175 हुए, 180 हुए, आज 190 वॉरहेड्स हमारे पास तैयार हैं। क्या? न्यूक्लियर वॉरहेड्स। पाकिस्तान पहले भी 170 पे था, बाद में भी 170 पे था, आज भी 170 पे है और आगे भी 170 पे रहेगा। क्यों जानते हो? क्योंकि ये प्रोग्राम इसका है ही नहीं। ये चोरी का प्रोग्राम है, जिसको नीदरलैंड से चुराया था इसके आदमी ने, और इसको अमेरिका हैंडल करता है। इनको तो ये भी नहीं पता कि ये चलेगा कैसे। भारत 12 मिसाइलों में अपने न्यूक्लियर पेलोड लगा चुका है। ये भारत की पहचान है, ध्यान रखिएगा प्यारे भाई। एक चीज आपको बताऊं, मैंने कहा था डोभाल साहब की स्टोरी बताऊंगा, सुन लेना। हर जाबाज को सुनना चाहिए जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है। ये देखिए, ये चीन की तरफ से आए हुए मैसेज हैं। डोभाल इज द मोस्ट डेंजरस वेरिएबल इन साउथ एशिया। पूरे साउथ एशिया में कह रहा है सबसे खतरनाक व्यक्ति अगर कोई है तो वो कौन है? डोभाल साहब के बारे में बोल रहा है। आपको गर्व होना चाहिए ऐसी पर्सनालिटी पर, 82 साल में भी राष्ट्र के लिए एक आदमी खड़ा हुआ है। उसकी रणनीतियों को कोई भेद नहीं पा रहा है। एक ऐसा जाबाज भारत में बैठा हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, 1968 बैच आईपीएस ऑफिसर, सडनली केम इनटू आईबी,
और आज आप दुनिया को उनके परिचय से, जो आदमी 7 साल तक पाकिस्तान में रहता है, आज पता है चीन को क्या डर लगता है? लगता है कि ये बेच बदल कर कहीं अभी भी चीन में तो नहीं रह रहा। लेकिन डोभाल साहब अपने आवास पर रहते हैं, कहीं जाते नहीं है आप। लेकिन दोस्तों, ये एक मैसेज जो आ रहा है चीन की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि ये आदमी चीन में कुछ भी करवा सकता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस वेरिएबल है साउथ एशिया में। केवल इंडिया में नहीं, साउथ एशिया में सारे देश आते हैं, एशिया महाद्वीप के। अब आप देखिए ना, अब साउथ के सारे देशों में अगर ये डेंजरस बता रहे हैं तो कुछ तो होगा। दोस्तों, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, केवल चीन की नहीं फटती है डोभाल साहब से, इसकी डबल फटती है। ये डबल दिक्कत में रहता है उनसे। और ऐसा जाबाज हमारा क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। गर्व से भारत माता के लिए एक नारा लगा देना यहां। अब आपको बताता हूं, कल मैंने बोला था कि जो ईरान में है तुरंत छोड़ दीजिए। देख लीजिए, इस आदमी ने ट्वीट कर दिया, ईरान को जवाब देना जरूरी है, यानी यह युद्ध फिर होगा, फिर अफरा तफरी होगी। आप, कोई भी आपका रिश्तेदार, आप या कोई भी हो, ईरान में हो, तुरंत कह दीजिए आप वापस आ जाए। ये दोस्तों ध्यान रखना, मैंने कहा था कि गुड बॉय और बैड बॉय यही रणनीति है और इनको अपना काम करना है, ये करके जाएंगे। ये आपको अभी बता दे रहा हूं। लेबनान का आदमी आया है आसिम मुनीर से मिलने, लेबनान का प्रेसिडेंट है। पता है क्या कह रहा है? कह रहा है भाई तू इसको समझा दे, हमारे फटे में टांग ना अड़ाए, क्योंकि लेबनान में रहता है हिजबुल्ला और हिजबुल्ला को ठोक रहा है कौन? इजराइल। इजराइल ने कहा है कि तुम हिजबुल्ला को खत्म कर दो, मैं लेबनान पर आक्रमण नहीं करूंगा। तो ये इससे मिलने आया है कि तू सबकी चाटता है, एक बार इसकी चाट ले और कह दे कि हमारे फटे में टांग ना अड़ाए, हमारे हिजबुल्ला के अलावा भी हमारे देश में लोग हैं, तो ज्यादा 3-5 ना करे। पता है क्यों है ऐसा? दोस्तों, ईरान एक शिया मुल्क है, शिया, और हिजबुल्ला के जो आतंकवादी हैं वो शिया हैं। पाकिस्तान में 50% शिया हैं और 50% सुन्नी हैं, ध्यान रखना। और लेबनान में भी सेम केस है, जो हिजबुल्ला के आतंकवादी हैं वो शिया हैं, इसलिए ये सपोर्ट करता है, और जो सुन्नी है वो बेगुनाह मारे जाते हैं। इसलिए उसने कहा है कि भाई हिजबुल्ला को हम देख लेंगे, तुम हमारे फट्टे में टांग मत अड़ाओ ईरान, तो इजराइल को हम शांत कर देंगे। इजराइल ने बोला है हिजबुल्ला खत्म करिए, मैं नहीं करूंगा अटैक। ठीक है मेरे भाई, मैं समझता हूं इंटरनेशनल आर्टिकल भी मैंने कवर कर दिया, नेशनल भी कर दिया, कोई भी खबर होगी इसी तरीके से एक एक धागा खोलेंगे। आपके दिमाग में जियोपॉलिटिक्स को एक कहानी की तरह बिठाना ही मेरा लक्ष्य है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप नहीं जुड़े हैं अब जीतेंगे से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। और कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइएगा, जिससे डायरेक्ट लिंक आपके पास आ जाए। फिर मिलता हूं एक और नए धागे खोलने वाली एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मजबूत भारत बनाने के लिए जुड़े रहिए अब जीतेंगे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।